हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में देखा था दुनिया की जितनी भी स्थलाकृतियां हैं उन पे पाए जाने वाले ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सब हम लोगों ने फॉरेस्ट इकोसिस्टम तक हम लोगों ने देख लिया था। लास्ट टाइम हमने एक एमसीक्यू दिया था। एमसीक्यू उसमें उसका भाव ये था कि स्टेटमेंट पहला ये था कि ध्रुवों से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे जैव विविधता घटती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे जैव विविधता घटती है। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि ऊंचाई पे जाने पे जैव विविधता कम होती रहती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही होता है। क्यों ऑप्शन सी सही होता है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि ध्रुवों पे कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार अडाप्ट कर पाते हैं, अनुकूलित कर पाते हैं। लेकिन विषुवत रेखा पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी पर्याप्त होती है, इसलिए यहाँ की जैव विविधता ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ की जैव विविधता कम होती चली जाएगी। तो इसलिए ध्रुवों की जैव विविधता कम होती है और विषुवत रेखा की जैव विविधता ज़्यादा होती है, इसलिए स्टेटमेंट एक सही हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जैव विविधता कम होती है और नीचे जैसे जैसे आते हैं वैसे जैव विविधता बढ़ती है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडी बढ़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अगर ठंडी बहुत ज़्यादा होगी तो कुछ ही प्लांट्स ऐसे होंगे जो अपने आप को उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार अडाप्ट कर पाते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्लांट्स और एनिमल यानी कि फ्लोरा और फाना दोनों की संख्या घटती जाएगी। और जैसे जैसे घटती जाएगी तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे नीचे जैव विविधता बहुत ज़्यादा होगी और ऊपर जैव विविधता बहुत कम होगी। इसलिए स्टेटमेंट दोनों सही हो जाते हैं और इस प्रकार आपके ऑप्शन सी सही हो जाता है। जिसका ऑप्शन सी सही है उन्होंने सही टिक किया है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, वनों का महत्व। हम लोगों ने भारत में कितने वन पाए जाते हैं ये हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया था, जिसको चैंपियन और सेठ ने दिया था। तो हम लोगों ने देख लिया था कि भारत में 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं। और अब देखते हैं कि आखिर वनों का महत्व क्यों है, हम लोग क्यों इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कि ये वन क्या करते हैं, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर प्राकृतिक संतुलन ये नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आप लोग सोचिए ज़रा। हमेशा करंट अफेयर्स में रहता है, अगर ये प्राकृतिक संतुलन को नहीं बनाएंगे तो अर्थ ओवरशूट डे जो होता है, अर्थ ओवरशूट डे वो बढ़ जाएगा। ये आप लोग का होमवर्क है कि अर्थ ओवरशूट डे जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें कितनी तारीख को बताया गया है। इतना मैं बता दे रहा हूँ कि जिस भी महीने में बताया गया है उस महीने के लास्ट के एक दिन पहले यानी कि 29 के आसपास तारीख है। और आपको ये भी बताना है कि अर्थ ओवरशूट डे कौन सी फाउंडेशन, कौन सी संस्था जारी करती है। तो जंगल का महत्व पहला ये होगा कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। दूसरा है कि ये वायु को शुद्ध करता है। वायु को शुद्ध कैसे करता है? देखिए, अगर पेड़ होंगे, पेड़ बहुत ज़्यादा होंगे तो ये CO2 को अब्जॉर्ब कर लेंगे। CO2 को अगर ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे ये लोग, CO2 को ये लोग प्रकाश संसरण में अपने अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। अगर ज़्यादा CO2 को अपने अंदर लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो जितने भी फाउना हैं यानी कि एनिमल हैं वो अच्छे से श्वसन करेंगे और ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी और CO2 का संतुलन बना रहेगा। क्योंकि CO2 हमारे पर्यावरण में केवल 0.03% प्रेजेंट में है, जबकि ये होना चाहिए 2। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट में प्रदूषण है। प्रदूषण क्यों है? क्योंकि हम लोग वनों को डे बाय डे डिग्रेड करते चले जा रहे हैं। उसके बाद में क्या होगा, ये माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन देते हैं, दैट इज ये वाष्पोत्सर्जन से संघनन कराते हैं और संघनन से फिर वर्षा कराते हैं। देखो कैसे ये माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन देते हैं। अगर पेड़ होंगे तो इनकी, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि इनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र को इनके रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। इस छिद्रों से जल वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है और वो आसमान में जाके संघनन करता है, बादल बनाता है और उसके बाद में वर्षा करा देता है। तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो ये कंडीशन कौन अवेलेबल कराएगा? और इस कंडीशन को कहते हैं माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। जो ये वर्षा होती है पेड़ों के कारण जो वर्षा होती है इसे कहते हैं माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन।
फिर आगे है ये बाढ़ को रोकते हैं। बाढ़ को ये लोग कैसे रोकते हैं? देखिए इनकी जो रूट होती है इसको कहते हैं माइक्रो डैम, यानी कि छोटा बांध। इनकी जड़ों को हम लोग कहते हैं माइक्रो डैम। अगर बाढ़ भी आती है तो ये अपने पत्तियों से उसके काफ़ी जल को ऊपर निकाल देते हैं, जिस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन के जरिए से काफ़ी जल निकाल देते हैं, इसलिए ये बाढ़ को भी कम करते हैं। उसके अलावा हमें ये ईंधन देते हैं, फ्यूल देते हैं, टिम्बर लकड़ी देते हैं, और क्या करते हैं, कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री। इन सब इंडस्ट्रियों के लिए कच्चा माल भी तैयार कराते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है निर्वनीकरण, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कॉजेज क्या क्या है, कारण क्या क्या है, क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हम लोगों ने देखा था कि डिफॉरेस्टेशन का सबसे पहला कारण है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने बताया था कि अगर ये कोई लैंड है, यहाँ पे कुछ जनजातियाँ होती हैं जैसे कि अभोर, मिसमी, गोंड और ऐसे अन्य जनजातियाँ जो हैं, थारू वगैरह, ये यहाँ पे कुछ दिन तक आएंगे और जंगल को काटेंगे, यहाँ आग जलाएंगे और इसे साफ करेंगे, यहाँ पे कृषि करेंगे, और जैसे ही इसकी उर्वरता फर्टिलिटी कम हो जाएगी मिट्टी की, ये इसको छोड़ के यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, प्लान कर जाएंगे और जाके यही कंडीशन अलग लगाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने वन को नष्ट किया, फिर यहाँ वन को नष्ट करेंगे, फिर कुछ दिन बाद यहाँ से भी प्लान कर देंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं ये लोग, वन को काटते रहते हैं, यानी कि निर्वनीकरण करते रहते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से वन धीरे धीरे डे बाय डे घट रहे हैं। दूसरा कारण इसमें क्या है, पहला हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा है विकासात्मक परियोजना, डैम बनाना, जल विद्युत परियोजना लगाना, कहीं इंडस्ट्री लगाना। तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये वनों को ही तो कम करते हैं, इसीलिए तो सरकार कराती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सरकार इसीलिए कराती है क्योंकि जितने भी विकासात्मक परियोजना लगती हैं कहीं ना कहीं उसके रास्ते में फॉरेस्ट आते हैं और फॉरेस्ट की कटाई होती है। अभी हाल ही में मुंबई में लगभग 1000 पेड़ कटने की, शायद आरे की घटना है, 1000 पेड़ कटने की घटना सामने आई थी। तो जितने भी विकासात्मक परियोजनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं वन का क्षरण होता रहता है। उसके बाद में ईंधन की ज़रूरत के लिए भी पेड़ कट रहे हैं, ईंधन की ज़रूरत के लिए भी पेड़ कट रहे हैं। इसके अलावा पेड़ क्यों कट रहे हैं, वन को कृषि योग्य भूमि बदल रहे हैं, यानी कि पेड़ काट के इस जो ज़मीन थी इसको कृषि योग्य ज़मीन बना के वहाँ पे खेती कर रहे हैं। इसके अलावा शहरीकरण बढ़ रहा है, वनाग्नि यानी कि बुश फायर आदि के कारण ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव क्या होगा। डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव क्या होगा, सबसे पहला प्रभाव क्या होगा, बारिश में कमी आएगी क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तो पहला क्या होगा, बारिश में कमी आएगी क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम होगा। दूसरा क्या है, भूजल रिचार्ज नहीं होगा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो भूजल रिचार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसके रूट्स भी तो इसमें काम में आते हैं। जहाँ पे वर्षा ये कराते हैं, अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो भूजल रिचार्ज नहीं होगा, क्योंकि भूजल भी तो रिचार्ज वर्षा से ही होता है ना, और पेड़ की अनुपस्थिति में वर्षा कम से कम होगी। क्या होगा, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि बायो जियो केमिकल साइकिल, यानी कि भू जैव रासायनिक चक्र। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो भू जैव रासायनिक चक्र भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, हम लोगों ने देखा था कि जो सल्फेट होता है, ये सल्फर होता है, चट्टानों में होता है, चट्टानों से मिट्टी में आता है, मिट्टी से पेड़ खींच लेता है, पेड़ को कोई शाकाहारी जीव खाता है और शाकाहारी जीव को कोई मांसाहारी जीव खाता है, और मांसाहारी जीव का फिर डेथ हो जाता है और उसकी बॉडी जो है और फिर सड़ जाती है और फिर उस मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन मैंने देखा कि बीच में पेड़, एक कॉन्सेप्ट बीच में आया, अगर पेड़ नहीं होता तो ये शाकाहारी किसको खाता। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो बायोजियो केमिकल साइकिल है, साइकिल भी नहीं चलेगी। उसके अलावा क्या होगा, अगला कॉन्सेप्ट है पर्यावरणीय प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा और मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होगा। प्रदूषण को अभी हम लोगों ने पिछले में देखा था। और अपरदन मतलब जो मिट्टी का कटाव है, मिट्टी कट के बह के जाएगी और जितनी भी उर्वर मृदा है वो उर्वर मृदा बह जाएगी नीचे, और इस प्रकार से कृषि भी बुरी तरह प्रभावित होगी। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ेगा। ध्वनि प्रदूषण क्यों बढ़ेगा,
जैसे कि हम लोग को पता है कि ये प्लांट्स ज़्यादा होते हैं तो वो जितने भी ध्वनियाँ होती हैं उनको अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो उन ध्वनियों को कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए ध्वनि प्रदूषण डे बाय डे इंक्रीज करेगा अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो। अगला कॉन्सेप्ट है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास भूमि पारितंत्र। इसमें क्या होता है, ये 25 से 75 सेंटीमीटर 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे केवल घास उगता है, क्योंकि वहाँ पेड़ उग नहीं सकते, क्योंकि 25 से 75 सेंटीमीटर में पेड़ लगभग ना के बराबर उग पाते हैं। तो ऐसी भूमि को हम लोग कहते हैं घास भूमि, जिसे कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे कि इसकी मिट्टी होती है वो सैलाइन होती है, यानी कि लवणीय होती है, अर्थात शुष्क क्षेत्र होता है। अब अगर वर्षा कम होगी तो शुष्क क्षेत्र होगा ही, शुष्क क्षेत्र होगा तो ये सैलाइन मिट्टी होगी। इसके बाद में इसमें क्या होता है, भारत में घास भूमि पारितंत्र हिमालय के ऊपर, यानी कि टेम्परेट, जैसे सपोज कीजिए ये हिमालय है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे तो टेम्परेट, इसको कहते हैं टेम्परेट, शीतोष्ण। किसको कहते हैं, शीतोष्ण। तो हिमालय के ऊपर पाई जाती है, जैसे कि हम लोग उदाहरण के लिए देख सकते हैं बुग्याल। बुग्याल कहाँ पे है, आई थिंक उत्तराखंड में है, शिवालिक पे। तो बुग्याल में पाई जाती है, और बाकी भारत में स्टेपी और सवाना टाइप के ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाई जाती है। अर्थात हिमालय पे बुग्याल और बाकी भारत में स्टेपी, यानी कि स्टेपी ग्रासलैंड इकोसिस्टम और सवाना ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाए जाते हैं। सवाना क्या होता है, सवाना होता है सूखा आर्द्र दोनों मौसम में घास और पक्षियाँ यहाँ पे दिखाई देती हैं, यानी कि चाहे यहाँ पे बरसात हो चाहे सूखा हो, जो भी मौसम होगा या आर्द्र मौसम हो, तो यहाँ पे जो घास होगी वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड अवस्था में होगी, यानी कि पूर्ण परिपक्व अवस्था में होगी। जैसे कि राजस्थान का कुछ क्षेत्र, दैट इज केंद्रीय राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, और स्टेपी घास के मैदान वो होते हैं जो केवल बारिश के समय ही वहाँ पे घास उगती है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान हम लोग को पता है कि कुछ यहाँ का भाग है, तो हम लोग को पता है कि ऑलरेडी मरुस्थल है, तो पश्चिमी राजस्थान का भाग ऑलरेडी मरुस्थल है। तो सवाना में ये हमेशा होते हैं, मतलब घास भूमि, दैट इज सदाबहार, और स्टेपी में ये मानसून पे डिपेंड करते हैं। भारत में वैसे तो 6 प्रकार के ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण हैं जो अग्रलिखित हैं। जैसे कि पहला है सेमी एरिड क्षेत्र, सेमी एरिड क्षेत्र, क्षेत्र का एरिया, सेमी एरिड एरिया, ये गुजरात, राजस्थान, अरावली क्षेत्र में, राजस्थान में अरावली में, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, इन सब साइड में जो पाई जाती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, उसको कहते हैं सेमी एरिड क्षेत्र, जिसमें कुछ शुष्क, 100% शुष्क नहीं, लेकिन कुछ शुष्क होती हैं, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा वर्षा कम होती है और वहाँ की मिट्टी अब धीरे धीरे सैलाइन हो रही है, लवड़ी हो रही है। और दूसरा है ड्राई सब ह्यूमिड जोन, यह दक्षिण भारत में पाई जाती है, लेकिन यह नीलगिरी पे नहीं पाई जाती है। तो पहला क्या है, सेमी एरिड एरिया, और दूसरा है ड्राई सब ह्यूमिड जोन। ड्राई सब ह्यूमिड जोन जो होती है वो दक्षिण भारत में पाई जाती है, किंतु ध्यान रखना है हम लोग को यहाँ पे कि यह कभी भी नीलगिरी पे नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो वर्षा वहाँ पे अच्छी होती है। तो जहाँ पे वर्षा अच्छी होगी वहाँ पे ग्रासलैंड नहीं बल्कि अच्छे जंगल पाए जाएंगे, वहाँ की वनस्पति बहुत ज़्यादा होगी। अगर वर्षा बहुत मॉडरेट में हो रही है 25 से 75 के बीच, तभी ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाई जाएगी, लेकिन नीलगिरी पे लगभग 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है, तो इसलिए वहाँ पे वन पाए जाते हैं, वहाँ पे कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, जिससे बेट आदि यहाँ पे मिलते हैं। तीसरा है मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन, मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन, यहाँ पे अच्छी बारिश होती है और ये यहाँ पे आर्द्रता भी होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मुख्यतः पाए जाते हैं गंगा के मैदान में। और यहाँ के जो पौधे होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, लगभग सबके बराबर। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन में रहते हैं, इस टाइप के। बट जो ये मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन है ये वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन में नहीं रहता है। यहाँ के सारे प्लांट्स बराबर होते हैं, जैसे कि अरेबिका,
फिर अगला है, चौथा है ह्यूमिड माउंटेन रीजन। ह्यूमिड माउंटेन रीजन ये कहाँ का पाए थे? ये असम में, मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी यूपी में और जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पे भी होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने अभी पिछली बार बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह जब किसान माइग्रेट कर जाते हैं, किसान क्या होते हैं, वो जनजाति बेसिकली होते हैं, तो यहाँ पे भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। तो हम लोगों ने ये देखा कि भारत में मुख्य रूप से 4 कैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा पहला सेमी एरिड एरिया, दूसरा देखा ड्राई सब ह्यूमिड जोन, और तीसरा हम लोगों ने देखा मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन, और चौथा देखा ह्यूमिड माउंटेन रीजन। अब हम लोग देखते हैं कि घास भूमि का आर्थिक महत्व क्या होता है, क्यों हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ते हैं। देखिए, घास भूमि का सबसे पहला जो हमें इसका फायदा है वो है ये हमें ईंधन देते हैं, चारा देते हैं, और कुछ इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल देते हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में घास को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। दूसरा है कि ये हमें पशुपालन में मदद करते हैं, यानी कि पशुओं को पोषण देते हैं, पशुओं के लिए ये अच्छे चारागाह होते हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, और ह्यूमस यानी कि नमी के साथ मिट्टी में उर्वरता को बनाए रखते हैं। ये क्या करते हैं, और क्या ये करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि घास भूमि हमें आग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ने से बचाते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज कीजिए ये कोई घास भूमि है, ये कोई फॉरेस्ट है, ये भी कोई फॉरेस्ट है, यहाँ पे अगर आग लगेगी तो अगर बीच में घास भूमि है, ग्रास लैंड है, तो ये आग यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, तो हमारा कम से कम नुकसान होगा और ये फॉरेस्ट हमारा बच जाएगा। लेकिन आप सपोज कीजिए कि ये घास भूमि बीच में ना हो, यदि ये घास भूमि बीच में ना हो, बीच में वही हो जो यहाँ दोनों हो, यानी कि यहाँ भी जंगल ही हो, तो ये अगर यहाँ पे आग लगी तो पूरे के पूरा जंगल साफ हो जाएगा। तो घास भूमि हमें इस चीज़ से ही बचाती है कि आग लगने की घटना को कम से कम करती है। इसके अलावा ये बायोजियो केमिकल साइकिल भी चलाती है। बायोजियो केमिकल साइकिल हमने बताया था कि अगर प्लांट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बायोजियो केमिकल साइकिल प्रायः नहीं चल पाएगी। फिर उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट है चारण का प्रभाव। चारण मतलब जो पशुओं को ज़्यादा वहाँ पे अतिचारण कराया जाता है घास भूमि पे, उसका क्या प्रभाव पड़ता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे। देखिए इसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा चारण कराएंगे तो वहाँ की घास खत्म हो जाएगी, घास खत्म होगी तो वहाँ पे मृदा अपरदन होगा, मृदा अपरदन होगा, बायोजियो केमिकल साइकिल चलना कम हो जाएगी या रुक जाएगी। उसके बाद में वहाँ की उस मिट्टी की नमी चली जाएगी। उसके बाद में हमने जो बुश फायर वाला अभी बताया था, वो बुश फायर की घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। तो चारण के प्रभाव यही सब हैं जो कृषि क्षेत्र को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है डिजर्ट इकोसिस्टम, यानी कि मरुस्थलीय पारितंत्र। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे अधिकतम 25 सेंटीमीटर वर्षा पर एनम प्रतिवर्ष होती है, और यहाँ पे उच्च दाब होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि जो राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान का भाग है, ये भाग है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ पे मरुस्थल के टाइप के वहाँ पे भूमि पाई जाती है। तो क्यों ऐसा होता है कि वहाँ पे कम वर्षा होती है? क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रेशर की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उच्च दाब होता है। तो उच्च दाब के कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं ना कि जहाँ पे उच्च दाब बनता है वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। हम लोग पढ़ते हैं ना चक्रवात में कि जो चक्रवात की आँख होती है वो उस पर वर्षा नहीं होती, और बगल बगल में उसके किनारे यानी कि चक्रवात की दीवार पे वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का भाग, इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। लेकिन यदि कहीं शुष्क भूमि पे जहाँ पे बहुत गर्मी भी पड़ रही है, ऐसी भूमि पे मरुस्थल बन रहा है, तो उसको तो हम लोग कहेंगे हॉट डिजर्ट। हॉट डिजर्ट मतलब गर्म मरुस्थल। लेकिन यदि यही मरुस्थल कहीं ऐसी जगह पे होगा कि जो ध्रुवों पे होगा, कि वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है बट वहाँ पे ह्यूमिडिटी पर्याप्त है, यानी कि वहाँ पे पर्याप्त रूप से आर्द्रता है लेकिन वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट ठंडा मरुस्थल। ध्रुवों पे क्या पाया जाता है, ऐसे ध्रुवों पे, वहाँ पे जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, तो उसको कहते हैं कोल्ड डिजर्ट।
वहाँ पे कैक्टस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। कैक्टस एक वृक्ष है जो इस टाइप का होता है, एल्पाइन टाइप का। हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, एल्पाइन जो नुकीला होता है। अशोक का पेड़ देखा है ना उत्तर भारत में, तो उसी के टाइप कुछ ऐसा होता है। यहाँ की मिट्टी अच्छी होती है पर पानी की कमी के कारण यहाँ पे कृषि नहीं हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है कि पश्चिमी राजस्थान में ऐसा तो है नहीं कि वहाँ की मिट्टी ही नहीं अच्छी है, वहाँ की मिट्टी अच्छी है, तभी तो सरकार ने लगभग आई थिंक 1980 के दशक में इंदिरा गांधी नहर बनाया था। तो वहाँ की मिट्टी अच्छी है बट पानी ना होने के कारण वहाँ पे मिट्टी कृषि कार्य नहीं हो पाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं, यानी कि अपने अंदर क्या परिवर्तन करते हैं कि वो मरुस्थलीय यानी कि वाटर कमी की स्थिति में भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि वो पौधे अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करते हैं कि पानी ना होने के बावजूद वो अच्छे से वहाँ पे फल फूलते हैं, वहीं दूसरे पौधे वहाँ पे नहीं रह पाते हैं। यानी कि अगर हम एक डायग्राम ड्रा करें तो साधारण पौधे जो हमारे आपके आसपास दिख रहा है और कुछ ऐसे पौधे जो केवल डिजर्ट में पाए जाते हैं, जो केवल मरुस्थल में पाए जाते हैं, इनमें और इनमें अंतर क्या क्या है तो हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी पौधे मरुस्थल में पाए जाएंगे वो निम्न शर्तों को जरूर से जरूर पूरा करते हैं, इसीलिए वहां पे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो क्या होते हैं, पहली बात तो वो छोटे छोटे होते हैं और ऊडी होते हैं। ऊडी मतलब काष्ठीय यानी कि ठोस लकड़ी के होते हैं। तो जो भी पौधे वहाँ पे होंगे वो छोटे होंगे और ऊडी होंगे, पहला ये हो गया। दूसरा है या तो पत्ती छोटी होगी या पत्ती होगी ही नहीं या फिर सुई जैसी होगी। हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि इन जो पत्तियाँ होती है डिजर्ट के प्लांट्स की वो निडल लाइक होती है। निडल लाइक क्यों होती हैं इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने ये कई बार पढ़ चुके हैं कि वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया होती है कि पत्ती में छिद्र होते हैं जिससे कि इस छिद्र से जलवाष्प के रूप में इसका जितना भी आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी होती है बाहर निकल जाती है। लेकिन आप सपोज कीजिए जब पत्ती होगी तब ना वाष्पोत्सर्जन होगा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुड़ी। देखिए अगर पत्ती ही नहीं होगी केवल निडल होगा तो यहाँ पे पत्ती में छिद्र भी नहीं होगा, छिद्र नहीं होगा तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। तो इसलिए जो भी पौधे वहाँ पाए जाते हैं मरुस्थल में वो क्या करते हैं, वो पत्ती रखते ही नहीं हैं। जो पत्ती नहीं रखते हैं तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। तो वो लोग क्या क्या अडेप्टेशन करते हैं, तो पहला होगा ऊडी होते हैं, दूसरा होता है पत्ती नहीं रखते हैं, यदि रखते भी हैं तो सुई के आकार के जैसे रखते हैं जिससे कि वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। अगला है कई पौधों में तने में ही पर्णहरित पाया जाता है जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। हमने कहा ना कि कुछ में तो पत्ती होती ही नहीं, तो अब सवाल तो स्वाभाविक है ना कि अगर पत्ती नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे, क्योंकि जो प्लांट के जो किचन है वो तो उनकी पत्ती ही है। तो क्या होता है कि जैसे स्टेम है तो स्टेम में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि पर्णहरित जो है वो उनके स्टेम में ही पाया जाता है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनका तना ही हरा होता है और वहीं पे उनका भोजन बन जाता है और उसी से उनका काम चल जाता है, वो पत्ती रखते ही नहीं है। उसके बाद में इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब वहाँ वर्षा का कोई सहारा नहीं है तो अगर जड़ें बहुत गहराई तक जाएंगी तभी तो ग्राउंड वाटर को खींच कर ला पाएंगी। तो इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे पौधे अपने आप को अडाप्ट करते हैं कि उस स्थिति में रहने के काबिल हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जंतु अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं। देखिए मरुस्थल पे जो भी जंतु पाए जाएंगे वो निम्न शर्तों को जरूर से जरूर पूरा करेंगे, तभी आप अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। पहली बात वो बहुत तेज़ भागने वाले एनिमल होते हैं, वही वहाँ पे रुक पाते हैं। दूसरी वो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल की हिंदी होते हैं रात्रिचर। रात्रिचर मतलब कि वो केवल रात में ही निकलते हैं, दिन में उनको नहीं निकलना पड़ता है। अब सोचिए कि दिन में वो क्यों नहीं निकलते होंगे। दिन में वो इसलिए नहीं निकलते होंगे कि सूर्य की गर्मी से वो बच सके, क्योंकि वो मरुस्थल वहाँ पे ऑलरेडी गर्मी है। अगर वो दिन में भी निकलेंगे तो वो और ज़्यादा उनको गर्मी होगी और उनके शरीर का उनकी जो नमी है वो और ज़्यादा खिंच जाएगा। तो इस प्रकार से उनको पानी मिल नहीं रहा है और नमी अगर शरीर से चला जाएगा तो ऐसे में उनकी डेथ हो सकती है। तो क्या क्या होते हैं, वो तेज़ भागने वाले होते हैं और रात्रिचर होते हैं। और जो वो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं यानी कि जो यूरिनेशन प्रक्रिया करते हैं वो बहुत कंसनट्रेटेड होता है, यानी कि बहुत गाढ़ा होता है, बहुत सांद्रतापूर्ण होता है, जिससे कि उनका यूरिन भी डिस्चार्ज होता है और उनके शरीर से पानी भी बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। इसके बाद में वो यहाँ के एनिमल होते हैं जो बहुत लंबे पैर वाले हमेशा होते हैं। आपने देखा होगा ऊँट तो देखा ही होगा ना, बहुत लंबे पैर होते हैं। लंबे पैर उनके इसलिए होते हैं कि सपोज कीजिए कि ये स्थल है और यहाँ उनकी शरीर शुरू होती है, यहाँ इतना लंबे लंबे उनके पैर हैं।
तो स्थल बहुत गर्म होगा। आपको पता है कि जल की अपेक्षा, समुद्र की अपेक्षा स्थल बहुत जल्दी गर्म होता है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो अगर ये यहीं पे इनका शरीर होता, यानी कि इनके पैर छोटे छोटे होते, तो ये गर्म होता, तो इसका जो ताप है ये यहाँ पे भी पहुँचता और इनके शरीर से अपने आप पानी निकलने लगता है। इनके शरीर से अपने आप पानी निकलने लगता है। इस शरीर से अपने आप पानी निकलने लगता है और पानी मिलने का कोई सोर्स है नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनकी डेथ भी हो सकती थी। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक ध्यान देने वाली बात है, जो एक्सेप्शन होता है उसे यूपीएससी बहुत पसंद करती है, जो अपवाद होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि जो एक्सेप्शन है वो किसी किसी को ही पता होगा। तो यूपीएससी का ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी मतलब होता है मैमल्स। स्तनधारी मतलब ऐसे जीव जिनका जन्म होने के बाद माँ उनको दूध पिलाती है। स्तनधारी, स्तन मतलब ब्रेस्ट। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं वो मरुस्थल में बहुत कम ही अनुकूलित होते हैं, यानी कि स्तनधारी जीव मरुस्थल में सर्वाइव बहुत ही कम कर पाते हैं। वहाँ पे ऐसे एनिमल ज़्यादा सर्वाइव करते हैं जो नॉन मैमल्स होते हैं, यानी कि नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। रेंगने वाले, या फिर अब कैमल को मत कहिएगा, ऊँट को मत कहिएगा, ये ऊँट एक्सेप्शन है। बाकी प्रायः स्तनधारी वहाँ पे रहने के योग कम ही होते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा जंतुओं का। इसके बाद में है भारतीय मरुस्थल, कितने प्रकार के भारत में मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे थार मरुस्थल। क्या है पहला? थार मरुस्थल। ये जो थार मरुस्थल होता है ये सूखा जलवायु होता है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और वो भी अनियमित होती है, यानी कि एक साल वर्षा होगी तो एक साल नहीं होगी, एक साल होगी तो एक साल नहीं होगी। इस टाइप की अनियमितता यहाँ पे बनी होती है। यहाँ के तापमान में भिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तापमान में भिन्नता का मतलब दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होगा और रात में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, मे भी निगेटिव में भी चला जाए रात में तापमान। यहाँ पे जो लू चलती है, लू हवाएं उत्तर भारत में चलती हैं अप्रैल से जून के महीने में, जो वहाँ पे और ज़्यादा शुष्कता पैदा कर देती है। थार मरुस्थल में पहले तो शुष्कता थी ही, लेकिन जब लू चलती है तो उसमें शुष्कता और ज़्यादा आ जाती है। यहाँ के पौधे दो प्रकार के होते हैं। थार मरुस्थल के पौधे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो बारिश पर निर्भर होते हैं और दूसरा होता है जो भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। जो बारिश पर निर्भर होता है वो भी दो प्रकार के पौधे होते हैं। पहला होता है इपीफ्रेमल, देख लीजिए, पहला होता है इपीफ्रेमल, इपीफ्रेमल्स। ये इपीफ्रेमल्स होते हैं, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है, आप लोग लिख लीजिएगा, EPHEMERALS। इसमें क्या होता है, ये इनके अंदर कोई भी शुष्क में जीने के गुण नहीं होते हैं, यानी कि जब बरसात होगी तब ये पौधे अपने आप उगेंगे और जैसे ही बरसात खत्म होगी अपने आप ये सूख जाएंगे। दूसरा होता है रेन पेरेनियल। रेन पेरेनियल क्या होते हैं, ये इनके अंदर सारी कंडीशन वो उपस्थित होती हैं जो एक पौधे में चाहिए शुष्क अवस्था में जीने के लिए, यानी कि इनकी पत्तियां होगी वो सुई के आकार की होंगी और इनमें वाष्पोत्सर्जन सबसे कम होगा। इनकी जड़ें होंगी वो बहुत गहराई तक जाती हैं। थार मरुस्थल पे इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। किंतु यहाँ पर जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, देखते हैं। जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं, एक जंतु बहुत चर्चा में रहा है जो राजस्थान में पाया जाता है। आप लोग थोड़ा गेस कीजिए कौन सा जंतु हो सकता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और गेस कीजिए। वो जंतु है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्स। आप लोग देखिएगा कि इसकी IUCN स्टेटस क्या है, अपेंडिक्स और इसके साइट्स में कौन से अपेंडिक्स में है और कौन से शेड्यूल में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, इसमें कौन से, ये आप लोग खुद ब खुद सर्च कीजिएगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर पाया था। यहाँ पे काला हिरण पाया था। काला हिरण से एक व्यक्ति बहुत डरता है जिसने इसे मार दिया था राजस्थान में, आप लोग को पता होगा। उसके बाद में ये ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का बहुत अच्छा नेस्टिंग ग्राउंड है। नेस्टिंग ग्राउंड का मतलब होगा जो थार मरुस्थल है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रजनन का बहुत अच्छा केंद्र होता है। एवं यहाँ पे एशियाटिक लायंस भी एशियाटिक वाइल्ड भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे पाए जाने वाले जंतु। तो ये थी आज की डिस्कशन। हम लोग देख लेते हैं ये एक MCQ। कल वाले MCQ को मैंने आंसर दे दिया है। इस MCQ में कहा था है कि इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड इट डज नॉट
regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest. This is because इसका मतलब इसका पूरे का भावार्थ ये हुआ, इसका पूरे का भावार्थ हुआ इसका अर्थ हुआ ये कि अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक बार जो वन होता है यदि वह नष्ट हो जाता है तो वह जल्दी क्यों नहीं उगता है, जबकि हम लोग देखते हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में वन एक बार नष्ट होने के बाद बहुत जल्दी उगाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ये कहता है कि सॉयल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि उसके मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, इसीलिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये जल्दी नहीं उग पाता है। दूसरा कहता है प्रोपगुलेस ऑफ द ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट है पुअर वाइबिलिटी, यानी कि अर्थात वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं रेन फॉरेस्ट के उनकी उगने की वाहनीयता रेन फॉरेस्ट में कम होती है। ऑप्शन सी है रेन फॉरेस्ट स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग, वर्षा वन थोड़ा धीरे विकास करते हैं, थोड़ा धीरे वृद्धि करते हैं। और चौथा है यानी कि लास्ट ऑप्शन डी है एक्जोटिक स्पीसीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। इसका मतलब कि कुछ वाह्य पौधे के वहाँ पे उगने की वाहनीयता ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पौधे वहाँ पे जल्दी नहीं उग पाते हैं। आप लोग गेस कीजिएगा, इसको मैंने पढ़ाया है और मैं इसका लिंक दे रहा हूँ कि ये कुछ निक्षालन से संबंधित है कि निक्षालन में कुछ पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कम ही पोषक तत्व बचते हैं, तो इससे संबंधित आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर मैं कल दूंगा। तो ये थी आज की डिस्कशन, बाकी का हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।